अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन की और आज हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि वो एप्लीकेशन जो है वो वन डिमेंशनल बॉक्स में इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसलेशन मोशन शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन वन डिमेंशनल बॉक्स में ट्रांसलेशन मोशन शो कर रहा है, तो हम उससे उसकी एनर्जी जो है वो फाइंड करेंगे कि वो एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट कैसे होती है, क्वांटाइज्ड कैसे होती है। ये डिस्क्रीट और क्वांटाइज एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो था वो क्वांटम केमिस्ट्री में ही दिया गया था और इसको सबसे अच्छा एक्सप्लेन जो था श्रोडिंगर ने किया था अपनी इक्वेशन के ज़रिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ज़रिए। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से हुआ और इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें एनर्जी फाइंड की जाती है और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है। एनर्जी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट स्पेसिफिक प्लेस कि चांस या तो प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़ीरो होती है या फिर वन होती है। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन होता है या फिर वहाँ पे नहीं होता है। ये होता है कि चांस कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो डायग्राम बॉक्स की बनाई जाती है वो इस तरह से बनाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वी सपोज डैट कि इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉक्स में मूव कर रहा है और इसकी बॉक्स की जो लेंथ है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। एक्स लेंथ है वो ज़ीरो से स्टार्ट होकर एल तक है। ठीक है, तो ये बॉन्ड की लेंथ है यहाँ पे और यहाँ पे ये पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल जो बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है। ऑफ कोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है बॉक्स के अंदर मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी। और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बाउंड्री के ऊपर है वो इन्फिनिटी है। अफिनिटी बाउंड्री के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अफिनिटी होगी। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वो आउटसाइड द बॉक्स बिल्कुल भी नहीं है। इतना ये जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल एनर्जी जब बाउंड्री के ऊपर अफिनिटी होगी तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस यहाँ पे अंदर गिर जाएगा, यहाँ पोटेंशियल वेल के अंदर गिर जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस अफिनिटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इतना अफिनिटी तक है। ठीक है, तो अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, बाउंड्री पे अफिनिटी है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी आउटसाइड द बॉक्स बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन मोशन शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगाएंगे जो कि हमने पिछली दफ़ा जो पिछले लेक्चर में हमने ड्राइव की थी और वो इक्वेशन थी वेव फंक्शन ज़ीरो। तो ये इक्वेशन जो थी वो हमने पिछली यू कैन चेक माय लेक्चर आई ड्राइव डैट। तो ये इक्वेशन जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है और इसी से हम आगे सारी चीज़ें वन डिमेंशनल बॉक्स में जो एनर्जी है और जो प्रोबेबिलिटी है वो इसी इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो हमने कहा कि हम बॉक्स के अंदर मोशन को देख रहे हैं, वन डिमेंशनल बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज़ीरो। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी और जो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगी वो इस तरह से होगी। ये है एच स्क्वायर और यहाँ पे ई रह जाएगा। वेव फंक्शन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो हो गई है। लेट्स सपोज कि ये जो इसका ये वाला जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है वो कांस्टेंट है और उसको हम इक्वल कर देते हैं। इट वोंट चेंज लैम्डा स्क्वायर के। ठीक है, अगर हम इसको लैम्डा स्क्वायर के इक्वल कर दे तो आगे हम देखते हैं कि ये इक्वेशन किस तरह प्रोसीड करेगी। लैम्डा स्क्वायर अब जो वेव फंक्शन है यहाँ पे वो इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। वो एक्स का फंक्शन है। एक्स कौन सा? ये वाला जो लेंथ है वो इसका फंक्शन है। वेव फंक्शन जो है इसके लिहाज से चेंज होगा यहाँ पे। तो चेंज होने का मतलब ये है कि वेव फंक्शन जो है वो बाउंड्री के ऊपर जो है वो ज़ीरो होगा। वेव फंक्शन जो है बाउंड्री के ऊपर ज़ीरो होगा। और वेव फंक्शन किस तरह से होना चाहिए? बाउंड्री पे एक बाउंड्री क्या है? एक बाउंड्री है x इज़ इक्वल टू ज़ीरो और दूसरी बाउंड्री क्या है? s इज़ इक्वल टू l। यहाँ पे दो बाउंड्री कंडीशंस हैं।
एक है x इज इक्वल टू 0, एक है x इज इक्वल टू l। एक बाउंड्री 0 के इक्वल है, एक बाउंड्री l के इक्वल है, 0 से लेके l तक इसकी लेंथ है। तो इन दोनों पे बाउंड्री के ऊपर जो वेव फंक्शन होगा, बाउंड्री के ऊपर जो वेव फंक्शन होगा वो 0 होगा। वेव फंक्शन क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड्री के इनसाइड है, बाउंड्री के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हम बोलेंगे वेव फंक्शन जो है, वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है एट स्पेसिफिक टाइम। तो हम ये कहेंगे कि बाउंड्री के ऊपर जो आपका जो वेव फंक्शन है वो 0 है। अब देखें वेव फंक्शन किस तरह एक्स का फंक्शन है। एक्स का फंक्शन होने का ये मतलब है कि वेव फंक्शन एक्स के लिहाज से चेंज हो रहा है। तो एक्स के लिहाज से कैसे चेंज हो रहा है कि एक्स की वैल्यू अगर एल है तो वेव फंक्शन 0 होगा, एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो वेव फंक्शन 0 होगा। अब वेव फंक्शन जो है हमें पता तो चल गया एक्स के लिहाज से 0 कैसे है। तो अब एक्स के लिहाज से उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए वेव फंक्शन की? तो एक्स के लिहाज से वेव फंक्शन की वैल्यू ये होनी चाहिए कि उसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेसर देन एल होना चाहिए। ठीक है, अगर x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0 मतलब इस वाली बाउंड्री कंडीशन से ज़्यादा और इस वाली बाउंड्री कंडीशन से कम, इसके अंदर ही वेव फंक्शन रहेगा। इससे ज़्यादा होगा और इससे कम, L से कम का मतलब L के बाहर नहीं जाएगा, और 0 से ज़्यादा होने का मतलब 0 से इस साइड पे नहीं जाएगा, 0 से इस साइड पे बढ़ेगा। ठीक है, तो x जो आपका x होना चाहिए वो वेव फंक्शन कब जो है वो 0 नहीं होगा, जब x जो है, x की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा होगी और L से कम होगी। तो इस तरह वो बॉक्स के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो x का फंक्शन है वेव फंक्शन। x का फंक्शन होने का ये मतलब है कि वो x के लिहाज से उसकी वैल्यू चेंज होती है। x ही बताता है वो कब 0 होगा और x ही वो कंडीशन देता है, ये वाली कंडीशन x ने दी है कि वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए और L से कम होना चाहिए, तब वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इट्स अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो वेव फंक्शन जो है यहाँ पे बाउंड्री पे 0 होगा और इस कंडीशन में वेव फंक्शन एक्चुअली अपनी प्रॉपर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब हाँ, यहाँ पे ये जो आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर हम इसका सोल्यूशन लिखें, सिंपल सोल्यूशन, डायरेक्ट सोल्यूशन हम लिखेंगे तो वो होगा इस इक्वेशन का सोल्यूशन। इट विल बी वेव फंक्शन इज इक्वल टू a साइन लैम्डा एक्स प्लस b कॉस लैम्डा एक्स। तो वो उस इक्वेशन जो है वो सेकंड डिफरेंशियल है और ये जो है इक्वेशन वो फर्स्ट डिफरेंशियल है। तो उसका सोल्यूशन जो है सिंपल फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया है। हम इसको ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर हम करने बैठेंगे तो ये काम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम इस तरह लिख देते हैं, इट इज़ सिंपल सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसके ऊपर अगर हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, क्योंकि हम वेव फंक्शन को फाइंड करना चाहते हैं, तो मैंने बोला कि एक वेव फंक्शन जो है वो किसका फंक्शन है, इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स के लिहाज से वो चेंज होता है। तो हम पहले बाउंड्री कंडीशन लगा के देख लेते हैं कि वेव फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन की जो सबसे पहली कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन वो है कि x इज़ इक्वल टू 0, और दूसरी बाउंड्री इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू l। तो हम पहले x इज़ इक्वल टू 0 लगा के देख लेते हैं कि क्या होता है। तो हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे x है वो 0 हो जाएगा, x b cos लैम्डा 0। ओके, अब जो ये जो साइन 0 है इज इक्वल टू 0, और जो cos 0 है इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो ये सारी जो साइन 0 वाली वैल्यू है ये सारी की सारी 0 हो जाएगी। ऑफ कोर्स साइन 0 जो है ऑलरेडी 0 है, तो 0 a के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी सबसे पहले। तो ये जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो b ऐसे का ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई 1। cos 0 जो है वो 1 के इक्वल है, तो b आपका ऐसे का ऐसा रहेगा। अब देखें आप यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अगर हमने लगाई है, हमने x 0 के इक्वल किया है, तो हमने आपको बताया था कि जब बाउंड्री कंडीशन ये वाली अप्लाई की जाए तो वेव फंक्शन भी 0 हो जाता है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन पे यहाँ ये वाली कंडीशन पे भी वेव फंक्शन 0 होगा, इस वाली पे भी वेव फंक्शन 0 होगा। अभी हम ये वाली अप्लाई कर रहे हैं तो वेव फंक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये भी 0, पीछे क्या रह गया,
बी। तो इस वाली बाउंड्री कंडीशन से हमने क्या रिज़ल्ट हमने निकाला कि बी है ज़ीरो के इक्वल, कि यानी अगर हम ये वाला जो इक्वेशन लें तो इसमें बी का कोई रोल नहीं है, बी बिल्कुल निगलेक्ट हो जाएगी, बी ज़ीरो है, बी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। पीछे जो क्वेश्चन रह जाएगी वो ये वाली रह जाएगी, ए इंटीग्रल वाली रह जाएगी, बी वाली नहीं रहेगी। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशंस है। तो अब ये जो हमने रिज़ल्ट निकाला एक बाउंड्री कंडीशन लगा के, उसके लिहाज से मैंने बोला कि ये वाली चीज़ जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, बी ज़ीरो हो जाएगी, तो ये पूरे जो ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो पीछे जो क्वेश्चन रह जाएगी इस बाउंड्री कंडीशन के बाद वो मॉडिफाई होके आएगी ए साइन वेवलेंथ एक्स। तो ये क्वेश्चन हमें इस बाउंड्री कंडीशन से मिली। कौन सी बाउंड्री कंडीशन लगाने से? ज़ीरो वाली बाउंड्री, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वाली बाउंड्री कंडीशन लगाई, उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, तो एट द एंड हमें रिजल्ट मिला कि ये जो बी वाला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो ज़ीरो है। तो ये वाली वैल्यू जब हमने ऊपर वाली इक्वेशन में लगाई तो हमारी इक्वेशन पीछे पार्ट जो है वो इतना सा रह गया, ये वाला पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया, वो इस इक्वेशन में रोल प्ले नहीं करता। अब इसी पे हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं, इधर से कंटिन्यू करते हैं, वो है एक्स इज इक्वल टू एल। ठीक है, इसी पे दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। तो एक्स इज इक्वल टू एल जब हम लगाएंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे भी वेव फंक्शन ज़ीरो होगा क्योंकि यहाँ पे भी बाउंड्री कंडीशन है, एल पे भी ज़ीरो होगा, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो पे भी वेव फंक्शन ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे हमने बोला है कि जो साइन वेवलेंथ जो एल है उस इक्वल टू ज़ीरो है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है जो ज़ीरो के इक्वल है, वी नीड टू फाइंड दैट। पहले एक और स्टेप कर लेते हैं, ये अभी नहीं करते। तो इसमें हमने ये देखना है कि या तो ये चीज़ ज़ीरो होगी या ये चीज़ ज़ीरो होगी। अब दो कंडीशन है इसका, या तो ये पार्ट ज़ीरो होगा साइन लेमडा एल वाला, या ए वाला पार्ट ज़ीरो होगा। अगर यहाँ पे जो इसका कांस्टेंट की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है तो वेव फंक्शन तो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वेव फंक्शन कहीं पे रहेगा नहीं। तो हम वेव फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एट द एंड तो हम बाउंड्री कंडीशन लगा के अंदर जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ये सारा कुछ हम क्यों कर रहे हैं? बाउंड्री कंडीशन लगा के हम एक वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। बाउंड्री कंडीशन हम लगा रहे हैं लेकिन उससे हम वो चीज़ें हम लगा के हम वेव फंक्शन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, बाहर बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं और वेव फंक्शन की वैल्यू इनसाइड द बॉक्स फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अगर हम ए को ही ज़ीरो कर दे, बी को हमने ऑलरेडी ज़ीरो कर दिया है, बी को अगर ए को भी ज़ीरो कर दे तो ये वेव फंक्शन तो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और वेव फंक्शन एग्जिस्ट ना करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड द बॉक्स भी कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो हम ये वाले कॉन्स्टेंट को ज़ीरो नहीं कर सकते और हमारे पास यही एक सोल्यूशन है कि हम इसको ज़ीरो ना करें बल्कि हम इस वाले पार्ट को ज़ीरो कर दें। ठीक है, तो हम कहेंगे साइन लेमडा एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, इसमें से ये दो पार्ट्स आ जाते हैं, या इसको ज़ीरो करें या इसको ज़ीरो के इक्वल करें। ठीक है, तो हम कहेंगे साइन लेमडा एल जो है वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह ये बाउंड्री कंडीशन लगा के हम वेव फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन पे हम वेव फंक्शन को ज़ीरो कर रहे हैं, लेकिन हम कांस्टेंट्स को ज़ीरो नहीं कर सकते। एक कांस्टेंट हम ऑलरेडी ज़ीरो कर चुके हैं। अगर हम कांस्टेंट्स को भी ज़ीरो कर देंगे, असल में हम ये बाउंड्री कंडीशन लगा के इस वाली इक्वेशन को चेक कर रहे हैं कि ये इक्वेशन ये सारी कंडीशन लगा के हम इस वाली इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशंस लगा के। तो अगर बाउंड्री कंडीशन लगा के बी को ऑलरेडी ज़ीरो कर दिया, ए को भी ज़ीरो कर देंगे तो ये मॉडिफिकेशन फिर तो वेव फंक्शन पीछे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिल्कुल रहेगा ही नहीं। तो हमने इसको तो ज़ीरो कर दिया, इसको हम ज़ीरो नहीं कर सकते, तो हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम इसको ज़ीरो करें। अब ए साइन लेमडा एल तो ज़ीरो होता ही है, साइन एन पाई भी ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो इक्वल ये होता है। ये तो इस वाली कंडीशन से हमें पता चला कि ये ज़ीरो को इक्वल है और ये ऑलरेडी साइन एन पाई जो है मैथमेटिकली ज़ीरो के इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट करें तो एट द एंड दोनों में साइन इक्वल है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इस तरह से लिखें लेमडा एल, क्योंकि दोनों ज़ीरो के इक्वल हैं, एन पाई, तो दोनों इधर जो है साइन सेम है तो ये नहीं रहेगा, पीछे रह जाएगा लेमडा एल इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेमडा की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो विल बी इक्वल टू लेमडा विल बी इक्वल टू एन पाई
ओवर एल। यहाँ से एल एल कट जाएगा तो ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू है, देखिए किस तरह से मैंने इक्वेशंस को मॉडिफाई किया कि ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो इस वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे। एक्चुअली हम वेव फंक्शन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं और उसके लिए हमने डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की। तो वैल्यू कैसे मॉडिफाई हुई, ये वाला तो हमारे पास आ गया, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, उसको आगे से भी हम बाउंड्री कंडीशन लगा के मॉडिफाई किया और उससे हमें एक वैल्यू मिली। वो वैल्यू ये थी, ये वैल्यू को दोबारा इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे और ये हमारी जो इक्वेशन होगी, वो ये जो इक्वेशन बनेगी हमारी, वो हमारी रिप्रेजेंट करेगी वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द बॉक्स जब वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं वन डिमेंशनल बॉक्स में, तो वेव फंक्शन की वैल्यू आएगी। तो किस तरह हमने वेव फंक्शन की वैल्यूज़ डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन, 2 बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके निकाली। उसमें पहले हमने बी को ज़ीरो किया और उसके बाद जो है हमने दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगा के, ए को हमने ज़ीरो नहीं किया क्योंकि वो ज़ीरो नहीं हो सकता, हमने दूसरे वाली साइन लैम्डा एल को ज़ीरो करके उसको हमने रिलेट किया और वहाँ से हमने वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो निकाली, ये वाली वैल्यू, उसको हम पुट करेंगे तो वेव फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ शोइंग ट्रांसलेशन मोशन, ये आ जाएगा ए साइन एन पाई, वेवलेंथ की जगह एन पाई लिख दिया, एन पाई एल एक्स, ये वेवलेंथ की जगह मैंने लिखा है पिछली इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, ये वाली, यहाँ वेवलेंथ की जगह, ठीक है। तो ये है पहली एप्लीकेशन जो है हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है अप्लाई करके निकाली। वो हमने क्या निकाली कि हमने वेव फंक्शन फाइंड किया है वन डिमेंशनल बॉक्स में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था उसकी। अब दूसरी चीज़ जो है वो हम इधर से निकाल सकते हैं वेवलेंथ की ही वैल्यू से। वेवलेंथ की वैल्यू क्या थी, एन पाई ओवर एल। अब ये जो वैल्यू है इसको हम कंपेयर करेंगे जो पीछे हमने लैम्डा की एक वैल्यू लिखी थी कांस्टेंट, इफ़ यू रिमेंबर, अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं तो ये वाली वैल्यू जो थी, वो जो ये वैल्यू थी, हमने उसको लैम्डा स्क्वायर के इक्वल लिखा था। हमने बोला था ये कांस्टेंट है, ये लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है। अब इस वैल्यू को उस वाली लैम्डा की वैल्यू से हम रिलेट करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो उसको भी हम पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसके साथ उसको रिलेट करेंगे। तो ये वैल्यू हम उधर जाके कंपेयर करेंगे। यहाँ पे भी लैम्डा है, यहाँ पे भी लैम्डा है, ठीक है, बस यहाँ पे लैम्डा ऐसे ही है और यहाँ पे स्क्वायर है। तो पहले हम उसको स्क्वायर करेंगे, फिर हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिख देती हूँ ताकि हमें बार बार पीछे ना जाना पड़े। ये है 8 पाई स्क्वायर एम ओवर ए स्क्वायर एल ई। तो अगर हम इसको स्क्वायर करें तो ये सारा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो इन दोनों साइडों को भी हम इक्वल लिख सकते हैं। एन का स्क्वायर पाई का स्क्वायर ओवर एल का स्क्वायर, 8 पाई का स्क्वायर एम ओवर एच का स्क्वायर ई। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं एनर्जी की। मैंने बोला था इससे हम एनर्जी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी की अगर वैल्यू फाइंड करनी है, एनर्जी को इधर रहने दे, बाकी सारी इक्वेशन इधर चली जाएगी। एच ऊपर चला जाएगा, 8 पाई स्क्वायर ओवर एम जो है इधर इसके नीचे आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है ये इस तरह से आएगी, एच स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एच इधर चला गया और ये नीचे ये एल स्क्वायर और ये इसका 8 पाई स्क्वायर एम। पाई पाई कट जाएंगे, ठीक है, पाई स्क्वायर कट जाएंगे। तो पीछे जो आपकी इक्वेशन आएगी वो आएगी एन स्क्वायर ए स्क्वायर 8 एम एल का स्क्वायर। तो ये जो है एनर्जी, वो ये एनर्जी है रिप्रेजेंट करती है nth लेवल की, nth लेवल ऑफ शेल्स में ये एनर्जी जो है वो इसको रिप्रेजेंट करती है। एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। यही चीज़ जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में ये कहा जाता था कि एनर्जी कंटिन्यूस होती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये कहा गया था एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती है, बल्कि वो पैकेट्स में मूव करती है। एनर्जी डिस्क्रीट होती है, वो पैचेस में मूव करती है। और वो पैकेट्स कितनी एनर्जी के होंगे, वो पैकेट्स इस वाली फार्मूले से हमें पता चलेगा। तो हर एनर्जी लेवल पे वो पैकेट डिफरेंट होगा। तो एन का मतलब है कि एनर्जी 0 पे होगी, 1
शेल पे होगी, थर्ड मतलब इस वाले नंबर्स में होगी, इन बिटवीन दीज शेल्स नहीं होगी। अगर एनर्जी कंटिन्यूस होती तो हम इन बिटवीन ये सारे पॉइंट्स में एनर्जी काउंट कर रहे होते, शेल्स के ऊपर भी, शेल्स के अंदर भी, हर जगह पे, शेल्स की बाउंड्री पे भी, हर जगह एनर्जी को हम काउंट कर रहे होते। लेकिन हमने कहा है कि एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है और उसकी वैल्यू किसके लिहाज से चेंज होती है, नंबर ऑफ शेल्स के लिहाज से। पहला शेल है तो यहाँ 1 लगाएंगे, दूसरा तो 2 लगाएंगे, 3 लगाएं, तीसरा तो 3 लगाएंगे। एनर्जी जो है उसकी स्पेसिफिक वैल्यू है, उसकी वैल्यू जो है इस वाले फार्मूले से पता चलेगी और वो n के लिहाज से चेंज होगी। ऐसे नहीं होगा कि 0 पे भी है, 0.5 पे भी है, 0.8 पे भी है, 0.9 पे भी है, 1 पे भी है, 1.5 पे भी, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि बस 0 पे होगी, शेल नंबर 0 पे होगी, फिर 1 के ऊपर होगी, फिर 2 पे होगी, 3 होगी। इन बिटवीन द शेल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी। एनर्जी जो है पैकेट्स में मूव कर दी है। एक पैकेट शेल नंबर 1 पे है, एक पैकेट शेल नंबर 2 पे है, तीसरा पैकेट शेल नंबर 3 पे है। इन बिटवीन कोई एनर्जी नहीं है। और अगर वो पैकेट्स में मूव कर रही है, मतलब उसकी प्रॉपर अमाउंट है, तो वो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि वो पैकेट्स में मूव कर रही है, क्योंकि वो इन बिटवीन जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही। पहले एक शेल पे है, फिर दूसरे पे है, फिर तीसरे पे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पैकेट्स में वो एनर्जी मूव कर रही है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू के लिहाज से होगी। अब जो इसमें सबसे लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी है वो है E इज़ इक्वल टू h² ml का स्केयर। लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी जो है शेल नंबर 1 पे है। इसमें एनर्जी कभी भी ज़ीरो नहीं होती। इनसाइड द बॉक्स कभी भी एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी। अगर एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी तो हम ऑलरेडी ज़ीरो कर चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा जो है उसकी लोएस्ट वैल्यू जो है वो ये वाली वैल्यू होगी जब n इज़ इक्वल टू 1 होगा, और इसको हम बोलेंगे 0 पॉइंट एनर्जी। अब आप कहेंगे मैम जो ज़ीरो वाला शेल है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो ज़ीरो वाला शेल बाउंड्री पे एग्जिस्ट करेगा। बाउंड्री पे एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। हम वहाँ पे बाउंड्री पे एनर्जी हम ज़ीरो कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड द बाउंड्री कभी भी एनर्जी जो है वो ज़ीरो नहीं होगी। हमेशा जो होता है इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन की फॉर्म में रहता है। इलेक्ट्रॉन इनसाइड द बॉक्स हमेशा काइनेटिक एनर्जी शो करता है, कभी भी वो ज़ीरो नहीं हो सकता। बाउंड्री पे हो सकता है, ये वाला शेल आप बाउंड्री पे कर लें। ठीक है, तो ये इसकी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी है। तो ये चीज़ें जो थी, ये सारी कॉन्सेप्ट जो थे कि एनर्जी पैकेट्स में मूव करती है और वो ज़ीरो नहीं होती है, इनसाइड द बॉक्स जो है जो ट्रांसलेशन मोशन शो कर रही होती है, तो ये सारी जो चीज़ें थी वो ये जो कॉन्सेप्ट था वो क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं था, और क्वांटम मैकेनिक में श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशन से उस इक्वेशन को यूज़ करके ये सारी चीज़ें उसने बताई थी। अब उसने जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था कि एनर्जी के लिहाज से वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ही सेड कि जैसे जैसे एनर्जी जो है वो बढ़ती है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी लेवल्स, जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स के लिहाज से यहाँ पे ये वेव फंक्शन है और ये प्रोबेबिलिटी लगा लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको वेव फंक्शन स्केयर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जूँ जूँ आपकी एनर्जी बढ़ेगी, इसको 1 लगा लें एनर्जी लेवल, 2 लगा लें, 3 लगा लें, 3 तक हम कर लेते हैं। और ये जो है n1 शेल नंबर 1 एंड 2 n इज़ इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी भी में भी n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 3। और एनर्जी जो है प्रोबेबिलिटी के लिहाज से भी किस तरह प्रोबेबिलिटी पे एनर्जी और शेल चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम देख लेते हैं। अब जो पहला शेल है, शेल इज एनर्जी लेवल जो है फर्स्ट 0 पॉइंट एनर्जी लेवल ये वाला है, जब पे शेल जो था वो 1 के इक्वल था, तो तब जो वेव फंक्शन होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, और जो सेकंड होगा उसमें ये इस तरह से होगा। देखिए किस तरह वेव फंक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ शेल्स और एनर्जी बढ़ने से वेव फंक्शन भी किस तरह उसके नोड्स बढ़ रहे हैं। और जो थर्ड होगा वो इस तरह से होगा। थर्ड एनर्जी लेवल है तो थर्ड नोड बन रहे हैं उसके। ठीक है, अगर 2 है तो 2 बन रहे हैं, एक ऊपर लूप बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, अगर 1 है तो 1 बन रहा है। तो इस तरह ये एक्सप्लेन किया था श्रोडिंगर ने कि किस तरह वेव फंक्शन जो होता है वो नंबर ऑफ शेल्स के लिहाज से और एनर्जी बढ़ने के लिहाज से वेव फंक्शन किस तरह चेंज होता है। अब इसमें ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये नेगेटिव है, ऊपर वाले पॉजिटिव है। लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इस तरह से होगी। ये 2 हैं तो ये दोनों के दोनों ऊपर ही होंगे, और ये 3 है, ये तीनों ऊपर होंगे।
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ तो 0 होती है या 1 होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो इसका ये मतलब है कि प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस जो हैं वो एक पोजीशन पे हैं। तो इसका ये मतलब है इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट करने के चांस जो हैं वो 2 पोजीशंस पे हैं। और इसका 3 लूप्स का ये मतलब है कि नंबर ऑफ जब शेल नंबर तीसरा शेल होगा तब इलेक्ट्रॉन्स के एग्जिस्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 प्लेसेस पे है। ठीक है, तो ये इस तरह से। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी क्लासिकल मैकेनिक्स में होती है वो इस तरह नोड नहीं बनते। क्लासिकल मैकेनिक में सारा ये इसी तरह ही होता है। इस क्लासिकल मैकेनिक में नंबर ऑफ शेल्स जो है इंक्रीज़ होने के बाद भी इस तरह ही प्रोबेबिलिटी रहेगी, सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एवरीवेयर विल बी सेम। ठीक है, लेकिन वो मॉडल जो है वो ठीक नहीं है। मॉडल वो ठीक है लेकिन क्वांटम लेवल पे वो मॉडल नहीं आता। अब ज्यों एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो शेल्स भी, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते जाते हैं। जब शेल्स बढ़ते जाते हैं तो आपके जो नोड्स हैं वो इतने पास आते जाते हैं नोड्स कि आप उसको नोड्स को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते। ऊपर से देखें तो ये सारा सेम ही लगता है। तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, जब एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ रिलेट करना शुरू हो जाती है। क्वांटम मैकेनिक को प्रूव करने का सबसे बड़ा मेथड ये भी है कि अगर किसी ना किसी लेवल पे वो क्लासिकल के साथ मैच कर रही होती है। अगर वो मैच नहीं कर रही तो वो क्वांटम जो रूल है वो ठीक नहीं है। तो वैसे तो इसमें नोड्स बनते हैं, यहाँ पे भी नोड्स बन रहे हैं, लेकिन जब एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है तो नोड्स ये वाला जो नोड्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो एट द एंड जो है वो इतने आपस में मिक्स हो जाते हैं कि वो सेम प्रोबेबिलिटी हर जगह सेम लगती है, जस्ट लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हर जगह पे इनसाइड द बॉक्स सेम है, उसी तरह हायर एटॉमिक नंबर के केस में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अगर हम क्वांटम भी लगा रहे हैं तो हर जगह सेम ही होगी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चली थी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ये सारी चीज़ें पता चली थी। 1 डायमेंशनल जो बॉक्स था उसमें इसने ये फाइंड की थी। आई होप you understand this concept. If you have any question, you can ask in the comment box, and don't forget to like, subscribe and share. Allah Hafiz.